हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे 2016 का पेपर डिस्कस। या लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आप लोग मास्टर कैडर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस हैं। और अगर आपको डेमोस चेक करने हैं रिगार्डिंग आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर जो भी आप चेक करना चाहते हो लेक्चर्स के बारे में, तो आप हमारे टेट बज़र ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। या तो चलो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से। अभी एक और चीज़ जो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगी कि जो 2016 का जो एग्ज़ाम है ना, उसका जो पैटर्न है वो 2017 से या फिर 2000 जो भी 20th के जो एग्ज़ाम हुए थे, या अब जो हमारा मास्टर कैडर का एग्ज़ाम होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिलेबस के अंदर भी। नो डाउट कि 2016 एंड 2017 में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सिमिलर हैं, सेम है, बिल्कुल ही सेम है, रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो 2016 था उसके अंदर जो मैथमेटिकल फिजिक्स था उसके टॉपिक्स भी इंक्लूडेड थे। जबकि मतलब अभी आगे जो भी एग्ज़ाम्स हुए मैथ इसके मास्टर कैडर का, उसके अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ अभी 2016 के अंदर हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं 5-7 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से जो बिलोंग करते हैं। तो उनको हम खैर इतने डिटेल्ड के अंदर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो भी है कैलकुलेशंस जो थोड़ी बहुत हैं वो चेक करेंगे, बट इतना डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो या अभी लेट्स स्टार्ट। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी वही सेम मैथमेटिकल फिजिक्स से ही है। एफ एक्स इज अ सिमेट्रिक पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स, डैट इज एफ एक्स जो है एफ माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब जो भी अगर फंक्शन हम एफ एक्स लेते हैं तो ऑब्वियसली जो एफ एक्स वाला फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आएगा। तो अगर हम उसमें एक्स को माइनस एक्स से इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए, है ना, सेम आएगा। देन इन जनरल द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी ऑफ द फॉर्म, तो क्या कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? अगर जो एफ एक्स है वो माइनस एफ एक्स हो जाए तो इनमें से जो फंक्शन एफ एक्स वो कैसा होगा, है ना। यानी कि अभी चेक करते हैं कि देखो अब यहाँ पे जो फंक्शंस दे रखे हैं वो साइन और कॉस के टर्म्स के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो हमारे पास कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स में अगर हम एक्स को माइनस एक्स से चेंज करते हैं तो कॉज ऑफ माइनस थीटा या फिर कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा, है ना। कॉज का जो माइनस साइन है वो बाहर नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉज एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ माइनस एक्स, कॉज एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉज एक्स का भी कॉज एक्स ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। कॉज माइनस एक्स का भी जो आंसर है वो कॉज एक्स ही, क्योंकि कॉज का थीटा बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम साइन एक्स को चेक करें तो साइन में अगर एक्स को हम माइनस एक्स से इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन का तो जो माइनस है वो बाहर आता है थीटा का, तो वो माइनस साइन एक्स हुआ। यानी कि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस साइन एक्स ना। तो या जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स के इक्वल किस केस के अंदर आ रहा है, कॉस के केस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वही गिवन जो फंक्शंस हमारे पास दे रखे हैं इसके अंदर जो है फिर वही फंक्शन ऊपर वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या वही एफ एक्स होगा फोरियर सीरीज के अंदर जिसका माइनस साइन जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि जो वो कैन से कि इवन फंक्शन है। ठीक है, तो या अभी फर्स्ट वाले के अंदर कॉज और साइन दोनों है, तो मतलब साइन का तो शफलिंग होगी, साइन का तो माइनस बाहर आएगा। अगर एफ एक्स को हम माइनस एक्स से इंटरचेंज करते हैं तो फर्स्ट वाले में तो कुछ शफलिंग होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें तो उसके अंदर भी साइन है, अगर फोर्थ देखें तो उसके अंदर भी साइन है, सिर्फ बी पार्ट जो है उसके अंदर ही जो है साइन नहीं है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फिर वो रहेगा क्वेश्चन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो एफ एक्स है वो एफ माइनस एक्स करने पर भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ इस केस के अंदर जो एफ एक्स है वो एफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये इवन फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Next we have the value of the integral where this given integral dz where contour c is the unit circle z minus 2 equals to 1, actually में 2 है, z minus 2 equals to 1। ठीक है,
तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बताओ कि इस पर्टिकुलर जो इंटेग्रल है इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बनेगी। तो इस चीज़ को हम इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर कुछ इस तरह से हो ना कि ई के ऊपर भी पावर जो है हमारे पास वो जेड हो, साइन जेड, और नीचे और इंटीग्रल भी जो है, मतलब ये जो फंक्शंस है अगर वो सेम हो, ठीक है, तो उसका मतलब पर्टिकुलर जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो इस केस में भी जो सेकंड का आंसर है वो ज़ीरो ही आएगा। ओके, तो यहाँ हम इसको इतना ज़्यादा टाइम पेपर में भी कितना को टाइम दे लेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी तो हमें चाहिए ना। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो है डी, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट, a number of the independent components of the symmetric tensor aij with indices j is equals to 1, 2 and 3 is। अब वो कह रहे हैं aij जो है एक सिमेट्रिक टेंसर है, उसके अंदर जो हम चेक करें वो मैट्रिसेस के अंदर जो भी a11 a22, लाइक इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। aij जो है वो किसके इक्वल होता है, a11 a12 a13, then a21 a31 a22 a23 a32 a33, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करके, क्या हम उनको किसी भी तरह रख सकते हैं मैट्रिसेस के अंदर। तो देखो जो डायगोनल वाले हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, आप इनको सेटअप कर दो अपनी मर्जी से, पहले डायगोनल ही लगा दो, a22 a11, मतलब वो है ना कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो जो है डायगोनली को अपनी मर्जी से रख दिया। फिर उसके बाद क्या है, जो अगर इनकी पोजीशन चेक करें ना, तो जो a21 है उसके डायगोनल में a12 ही होना चाहिए। सिमिलरली जो a31 है उसके डायगोनल में a13 ही होना चाहिए। एंड सिमिलरली जो a32 है उसके डायगोनल एंट्री के अंदर a23 होना चाहिए, मतलब आमने सामने जो है वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल्स को हम खुद से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो तीन ऑफ डायगोनल है, ऑफ डायगोनल ये वाले हो गए ना, ये वाले तीन या फिर ऊपर वाले तीन ऑफ डायगोनल्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो तीन रह जाएंगे फिर उस हिसाब से सिलेक्ट होंगे। अगर इस पोजीशन पे a31 है तो इसके डायगोनल पे यहाँ पे a13 होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यानी कि हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन इंडिपेंडेंट है, ये तीन जो डायगोनल्स वाली एंट्रीज हैं ये इंडिपेंडेंट है, मतलब एक बार सेट कर लो अपनी मर्जी से तो वो सेटल हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तीन ऑफ डायगोनल एंट्रीज, या तो ये तीन ऑफ डायगोनल वाली अपनी मर्जी से हिसाब से रख लो, या फिर ये तीन वाली अपनी मर्जी के हिसाब से रख लो, क्योंकि इनके सामने वाला फिर वो जो है उनके हिसाब का ही होना चाहिए। यानी कि अगर a31 है तो उसके सामने a13 ही होना चाहिए, अगर a32 है तो उसके सामने a23 ही होना चाहिए, a12 या a21 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हम 3 जो है डायगोनल वाली एंटिटीज हमारे पास इंडिपेंडेंट है, प्लस 3 ऑफ डायगोनल वाली जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिर कितनी एंटिटीज हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। जो 6 एंट्रीज हैं वो हमारे पास, जो 6 नंबर है वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है एक सिमेट्रिक टेंसर के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वी हैव अगेन, ये वही हमारा इफ़ एफ एक्स इज समथिंग, ये फंक्शन दे रखा है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, भी मैथमेटिकल फिजिक्स का ये पार्ट है, इसका भी बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है और इंटीग्रेशन को कैसे हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्क्रीट इंटीग्रेशन दे रखी है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन नहीं दे रखी है, इंटीग्रेशन को कैसे डिस्क्रिशन में तोड़ना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइक अभी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकालनी है फंक्शन ऑफ एफ टी की, तो उसका जो फॉर्मूला है डेफिनेशन लगानी पड़ेगी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो डेफिनेशन है, ये यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जीरो फंक्शन एफ टी जो है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, और जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो भी हमें तोड़ना पड़ेगा। यानी कि x इज़ लेस देन 3 के लिए तो 0 है, यानी कि 0 से 3 के लिए जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट आगे 3 से इन्फिनिटी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए, 3 से इन्फिनिटी के लिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो x माइनस 3 dt हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से इसको तोड़ना है। देखो जो फर्स्ट है वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास गया। तो सॉल्व किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले इंटीग्रेशन को, बस इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना है और ये थोड़ा सा आगे तक चलेगा क्योंकि जो ई है उसकी इंटीग्रेशन खत्म नहीं होती है ना, उस हिसाब से वो लिमिट्स पुट करना पड़ेगा एंड ऑल, वो सब सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है सॉल्व करके हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एस की -2 की पर -3x। ठीक है, तो यहाँ ये खैर हमें इतना नहीं चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का कह रहे हैं वो कि अगर हमें f गिवन है देन इट्स डाइवर्जेंस इज, तो डाइवर्जेंस क्या होगी इसकी। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, ग्रेडियंट का मतलब होता है ओनली डेल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर फोर्स की डाइवर्जेंस फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे डेल डॉट एफ। ठीक है, तो लाइक हमें पता है जो फोर्स है उसके 3 कंपोनेंट्स गिवन हैं। जो डेल होता है इसके 3 कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, आई कैप करली बाई करली एक्स, जे कैप करली बाई करली वाई, के कैप करली बाई करली जेड। ठीक है, डॉट एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, या अभी देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आई कैप जो है वो आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाता है, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है। अगर उसका किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते तो वो 0 रह जाता है। ठीक है, तो देखो आई कैप की सिर्फ आई कैप के साथ ही फिर डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी, क्योंकि अगर आई कैप की जे कैप के साथ लेते हैं या आई कैप की जेड कैप के साथ के कैप के साथ लेते हैं तो वो 0 ही हो जाना है। सिमिलरली जो जे कैप है उसकी डॉट सिर्फ हम जे कैप के साथ ही लेंगे क्योंकि यूनिट वही 1 आना है, यूनिटी उसका जो आंसर है वही 1 आना है। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट वाली टर्म को जब हम इसके साथ करेंगे तो करली बाई करली एक्स आ जाएगा, प्लस जे कैप को जब हम इसके साथ करते हैं तो जे कैप 1 हो जाएगा, करली वाई इंटू वाई, तो वो करली वाई, सिमिलरली करली जेड। ठीक है, तो यहाँ इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वो कह रहे हैं, अगेन ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। द न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2 = 0 इफ द इटरेशंस आर स्टार्टेड फ्रॉम -1 देन द इटरेशंस विल बी। अभी जो इटरेशन अगर -1 से स्टार्ट हो रही हैं तो वो कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, इसमें हम चेक करें न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर जो इटरेशंस होती हैं वो सबसे कम बनती हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो या तो इसको देख लो। इसका जो ऑब्वियसली न्यूटन रैप्सन मेथड है तो उसके लिए फॉर्मूला जो है अलग होगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला जो है xn प्लस फर्स्ट इटरेशन अगर हम करें xn का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2xn। ठीक है, ये इसका मतलब एक आंसर है। तो वो कह रहे हैं कि -1 से स्टार्ट हो रही है इटरेशंस, तो xn सबसे पहले x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, xn की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे सपो 1 है हमारे पास, फर्स्ट इटरेशन जो है -1 से स्टार्ट हो रही है, प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -1। ठीक है, तो ये -3 डिवाइड बाय नहीं दिस इज़ 3 है ना, 1 की स्क्वायर जो है वो 1 ही हो जाएगा, तो वो 3 रहेगा, दैट इज़ 3 डिवाइड बाय -2 दैट इज़ -3/2। ठीक है, और अगर -3/2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है -1.5। ओके, इसका आंसर जो आएगा वो -1.5 आएगा। तो सेकेंड इटरेशंस कैसे स्टार्ट करनी है, ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन है, और सेकेंड इटरेशन कैसे स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे पास वैल्यू आती है फर्स्ट इटरेशन की उसको xn की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही सेम xn² प्लस 2 डिवाइड बाई 2xn इक्वल्स टू ये -1.5 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू -1.5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ -1.417 आंसर आएगा। ठीक है, -1.2 का स्क्वायर करो, उसको 2 में ऐड करो, फिर 2 को मल्टीप्लाई -1.5 करो तो -1.417 आएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड इटरेशन की बात करूँ, वो कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ज कहाँ तक होगी इटरेशन, यानी कि इटरेशंस कहाँ तक चलेंगी। इटरेशंस कब तक चलते हैं, जब दो आंसर जो हैं वो एक पॉइंट मतलब मैच करने लग जाते हैं। अभी 1.5 और 1.4 के अंदर क्या है 0.0 मतलब 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 0.1 का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं xn² प्लस 2 डिवाइड बाई 2xn। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेम क्या है -1.417 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -1.417।
ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो आंसर आएगा -1.414 आएगा, ठीक है। मतलब अब थर्ड इटरेशन पे हम स्टॉप कर सकते हैं। देखो 1.41 1.41, ठीक है। अभी जो बाद में 2 डिजिट्स तक जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक सेम होने चाहिए, तब हम इटरेशन स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर इटरेशन -1 से स्टार्ट हो रही हैं तो इटरेशन विल स्टॉप एट मतलब स्टार्टेड फ्रॉम -1, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, द इटरेशन विल कहाँ कन्वर्ज कर रही है, तो इट विल कन्वर्ज टू, द इटरेशन विल कन्वर्ज टू, देखो 1.414 हमारे पास √2 की वैल्यू होती है ना। 1.414 इज अ वैल्यू ऑफ √2, ये हमारे पास √2 की वैल्यू होती है। और हमारे पास जो इटरेशन आई है वो इटरेशन का जो आंसर आया था इटरेशन का वो 1.414 आया है, और वो -1.414 आया है, मतलब -√2 आया है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इटरेशन विल कन्वर्ज टू द -√2, ठीक है, -√2। तो या ऐसा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। अगेन ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/x² डिवाइड बाय s+1 इज, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब, इसका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 1/x² s+1 के लिए। तो इसको देखो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 1/s² डिवाइड बाय s+1, देखो जिनकी जो कैलकुलेशन ईजी है वो तो लाइक हम कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाय s² डिवाइड बाय s+1 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना होता है, s बनाना होता है, मतलब इन द सेंस की, क्योंकि s का लैपलेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/s² डिवाइड बाय s+1, ऊपर क्या करेंगे हम, s से प्लस कर देंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो s को हमने एडिशन में कर दिया, s को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे s² डिवाइड बाय s+1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनको जो है वो सेपरेट कर लेंगे, यानी कि s+1 को सेपरेट, एलसीएम को अलग कर सकते हैं ना दोनों के नीचे, और -s डिवाइड बाय s² s+1, ठीक है। एलसीएम को दोनों के नीचे, दो टर्म्स जो हैं s+1 एक और -s जो दूसरी, इन दोनों के नीचे सेपरेट कर लिया। अब क्या s+1 से s+1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद 1 डिवाइड बाय s² एंड -1 डिवाइड बाय s+1, ठीक है। अब देखो इधर तो हमारे पास जो है 1/s² बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे s+1 फिर से प्रेजेंट है, यहाँ पे जो s+1 फिर से हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसके अंदर भी चेंजेस कर लेंगे, दोबारा से s को ऊपर इस वाले टर्म के अंदर दोबारा से s को सब्ट्रैक्ट और s को ऐड, फिर इस वाली पर्टिकुलर टर्म के अंदर इस वाली पर्टिकुलर टर्म के अंदर दोबारा से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे विद द s, और डिवाइड बाय s+1, वही सेम काम दोबारा करेंगे। कैसे, 1/s² तो वही एज इट इज़ चल ही रहा है। अब s+1 वाली टर्म को फिर से एलसीएम के नीचे अलग कर देंगे, लाइक माइनस ब्रैकेट s+1 के नीचे फिर से s+1 वाली टर्म को अलग कर देंगे, और -s+1 फिर से वो टर्म जो है अलग कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वही सेम स्टेप जो हमने फर्स्ट के अंदर किया वही अभी इसके अंदर किया। इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास, ये s+1 से s+1 कैंसिल हो जाएगा, और वो s लाइक यहाँ पे एक s और है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक s और है ना, -s+1, यहाँ पे एक s और है, दोनों एलसीएम के नीचे ना। तो या हाँ, ये वाला s भी इस वाले s से कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद, ये देखो 1/s² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, डिवाइड बाय 1/s और -1/s+1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यही बचा बस। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेंगे, 1/s² -1/s, अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर वाला जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, s+1, ठीक है। अब हमारे पास ये एक बन गया। उसके बाद क्या निकालना है, इस फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शन का लैप्लेस निकालना है, तो बस निकाल देंगे। लैप्लेस ऑफ 1, लैप्लेस ले लेंगे बोथ द साइड, s+1 इधर था इज इक्वल्स टू, सॉरी लैप्लेस जो है इनवर्स लैप्लेस निकालना है, लैप्लेस नहीं निकालना है, इनवर्स लैप्लेस निकालना है। तो या इनवर्स लैप्लेस इज इक्वल्स टू
इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1/s² माइनस 1/s प्लस 1/s+1। तो लैप्लेस इनवर्स s² के ऊपर भी लगेगा, लैप्लेस इनवर्स 1/s के ऊपर भी लगेगा और लैप्लेस इनवर्स 1/s+1 के ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो जब लैप्लेस इनवर्स 1/s² के ऊपर लगेगा तो उसका आंसर आ जाएगा t। ये फॉर्मूला मतलब लैप्लेस इनवर्स जब 1/s² पे लगेगा तो उसका आंसर आ जाएगा t। देन उसके बाद अगर 1/s पे लगेगा तो उसका आंसर आ जाएगा एक कांस्टेंट यानी कि 1। सिमिलरली अगर लैप्लेस इनवर्स 1/s+1 के ऊपर लगता है तो उसका आंसर हो जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ -t। तो ये फॉर्मूला से इसके जो हमें पता होने चाहिए। तो या इसका जो आंसर है फिर वो कुछ इस तरह से आ जाएगा t-1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर में -t। तो ऑप्शंस देखो हमारे, उसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है फिर t-1 एक्सपोनेंशियल की पावर -t। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज t-1 पर एक्सपोनेंशियल -t। ठीक है, या अभी नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ वन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन बट मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू। अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू विच इज गिवन बाय √k/m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू √k/m। m जो है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के अंदर दे रखा है ना ऑलरेडी। ये वाला जो 2 है ये कुछ इस तरह से उसके बाहर है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो वो कुछ इस तरह से √k/m। ठीक है, तो या अभी m तो एज इट इज़ है तो हमें m को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो। तो वो इन द सेंस कि हमें k की वैल्यू अभी निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, k की वैल्यू होती है डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। ठीक है, और इसके अंदर देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dv/dx कितना आया, dv/dx -2ax, जो ये गिवन हमारे पास फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेंगे सिंगल डबल डेरिवेटिव तक पहुंच रहा। तो -2a/x प्लस 4bx³। ठीक है, और फिर इस डबल डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है, क्योंकि हमने जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है ना वो एट द पॉइंट x0 निकालनी है, जो कि फर्स्ट वाले डेरिवेटिव से हमें मिलेगी x की वैल्यू। ठीक है, ये फाइंड आउट करने का मेथड है कि वो। तो यहाँ ये खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम 2017 के पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ इसी के अंदर क्या है, हम x को कॉमन निकाल लेंगे, ये 2a रह जाएगा, ये 4bx² रह जाएगा इक्वल्स टू 0। तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो सकती है या सेकेंड ब्रैकेट 0 हो सकती है। तो x 0 हो नहीं सकता, लाइक हम सेकेंड को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, हम x² की वैल्यू निकाल लेंगे। 4bx² इज इक्वल्स टू 2a, x² इज इक्वल्स टू 2a/4b, ये 2 to the 4, x² इज इक्वल्स टू a/2b। ठीक है, x² की वैल्यू कितनी आ गई, a/2b। अब क्या करो, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ d² v/dx² इज इक्वल्स टू -2a प्लस 12bx², इससे जो है सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, x² की वैल्यू पुट कर देंगे। x² की वैल्यू कितनी है, a/2b, बस -2a प्लस 12b इंटू a/2b, b से b कैंसल, 2 6 12, -2a प्लस 6b, ठीक है, इक्वल्स टू 4b। डबल डेरिवेटिव की ये k है, k इज इक्वल्स टू d², है ना। k की वैल्यू क्या आ गई, 4b। तो यहाँ से हमारे पास क्या है फिर, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4b/m। एक्चुअल में यहाँ पे a है, b नहीं है, 6a है, सॉरी 6a है, 6a यहाँ पे 4a। सिमिलरली हमारे पास फिर इस वाले टर्म पे भी क्या आ जाएगा, 4a। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 4 है उसका जो रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा और रूट के अंदर a/m। तो ओमेगा की वैल्यू 2√a/m आ गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास करेक्ट रहेगा, 2√a/m। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताती है, वो रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो भी रिलेटिव डिफरेंस है या फिर जो भी चीज़ें हैं मूविंग फ्रेम और नॉन मूविंग फ्रेम के अंदर जो है
लाइक देखो यहाँ पे है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन मूविंग एंड नॉन मूविंग फ्रेम्स, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज पिन पॉइंट, तो ये भी नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये है ऑप्शन नंबर बी, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन मूविंग एंड नॉन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसके जो लॉज है वो हमें अच्छे से फिर पढ़ने हैं, है ना, स्पेशल थ्योरी के। या नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ मास सब्सटेंडेड ऑन अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड द सिस्टम ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2017 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि द पोटेंशियल एनर्जी हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्प्रिंग इज फुली कॉम्प्रेस्ड एंड फुली एक्सटेंडेड। फुली कॉम्प्रेस्ड अगर फुली एक्सटेंड कर दें तो उस केस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसके अंदर क्या है, इन जनरल अ वेव हैज़ टू वेलोसिटीज, द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। व्हाट इज द फेज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। फेज वेलोसिटी क्या है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे आइंस्टाइन जी का, ठीक है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड एज वी नो कि जो मोमेंटम होता है वो m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो बस, E बाई पी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी, वेयर वी इज द हमारे पास फेज वेलोसिटी है। m से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फेज वेलोसिटी निकाल लो, v को ऊपर ले जाओ, e को नीचे ले और p को उधर ले जाओ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर पी बाई ई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेज वेलोसिटी वी पी इक्वल टू सी स्क्वायर पी बाई ई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी स्क्वायर पी बाई ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन द फोर्स। अब वो कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो गिवन है, जो वन डायमेंशन के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स और पोटेंशियल जो है वो इस फॉर्मूला से हमें पता है माइनस डेल यू के साथ इनका रिलेशन है। फोर्स और पोटेंशियल का रिलेशन पता होना चाहिए ना, फिर ही हम गिवन पोटेंशियल से जो है फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस कर ली बाई कर ली एक्स, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एक्स के अंदर दे रखा है, तो इसका बस वैल्यूज पुट करो, माइनस कर ली बाई कर ली एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लाइक, ये प्लस यहाँ पे नहीं है, प्लस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही है, 1/4 bx4 मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही है। तो माइनस कर ली एक्स, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/4 bx4, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 कर ली एक्स इसके ऊपर लगेगा, तो वो 2x k हो जाएगा। या देन उसके बाद जब वो सेकेंड वाली टर्म के ऊपर लगेगा तो माइनस 1/4 ये हो जाएगा 4x³ और b जो है 4bx³ है ना, 4 से 4 कैंसर, 2 से 2 कैंसर, तो हमारे पास क्या बचेगा, f इज इक्वल्स टू माइनस kx एंड माइनस bx³, ठीक है। तो जो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइनस kx माइनस bx³, ठीक है। तो फॉर्मूलाज थोड़े बहुत आपको लाइक पता होने चाहिए। एंड देन उसके बाद क्या है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द रेडियस आर दैट कैरीज द करंट आई। तो ये हमारे पास क्या है, प्रूफ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ करते हैं, वहाँ पे जो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो कुछ इस तरह से आता है। वो हमें उस सर्कुलर रिंग के अंदर जिस मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर में उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो होती है हमारे पास μl डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेपर के अंदर भी ऐसा था कि वहाँ पे ZR ही लिखा हुआ था, ठीक है, बट एक्चुअल में वहाँ पे हमारे पास 2r आना था, ठीक है। अदरवाइज तो फिर कोई ऑप्शन करेक्ट था ही नहीं, तो यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग होगी तब भी, तो यहाँ पे 2r आना था। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, μl डिवाइड बाई 2r, ठीक है। ये लास्ट एक्सप्रेशन जो है गिवन आर्टिकल का हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स बनना चाहते हैं इन ऑर्डर की आपको सारी पेपर के रिगार्डिंग्स जो हैं वो अपडेट्स मिलती रहें, तो अपना नाम, कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी सिटी, मेल एंड फीमेल जो है आप हमें गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। और अगर इसके अलावा मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अलावा भी अगर आप मास्टर कैडर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक इंग्लिश का, पंजाबी, हिस्ट्री, SST, पॉलिटी, है ना, तो इन सब के कोर्सेज भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं विद रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस। तो आप कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो ये आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर अ ब्लू लाइट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2
पॉइंट, या एक्चुअल में यहाँ पे 2.1 है, वहाँ पे पेपर के अंदर भी यही मिस्टेक थी, तो यहाँ 2.1, तो a relative permeability of 1.0 of the speed of light in vacuum is c, the phase velocity of the blue light is in an unbounded medium of this matter is, हमें क्या करना है अभी, phase velocity of blue light like find out करना है। तो यहाँ इसके अंदर अब क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू सी बाई, वही ये सेम क्वेश्चन हम 2017 के अंदर भी कर चुके हैं, n इज इक्वल्स टू सी बाई वी, तो यहाँ v की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू सी बाई एन, और n की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, म्यू आर की वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 1.0 क्या हो जाएगा 2.1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों की वैल्यू पुट करो, म्यू आर तो है ही 1, परमेबिलिटी है ही 1, ठीक है, तो परमिटिविटी जो हमारे पास है तो 2.1 उसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। या नेक्स्ट हमारे पास है, ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है अगर हम उसको रेस्ट से लेकर आते हैं इन रीजन जहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 2017 का क्वेश्चन, तो देखो मतलब कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है जो 2016 और 17 का एग्जाम है। इफ द टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, अगर हम चाहते हैं कि दोनों फील्ड आपस में पैरेलल हों, दोनों फील्ड आपस में पैरेलल हों, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होना चाहिए। तो देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम पैरेलल वायर्स की बात करें तो अगर जो दो पैरेलल वायर्स हों सेम डायरेक्शन में, उनके अंदर जो है करंट ट्रेवल कर रहा हो तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर हम चाहते हैं कि वो पैरेलल फील्ड में आए तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है और जो चार्ज पार्टिकल मतलब जो वो एक वायर है, यानी वो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत हो गया है। क्वेश्चन है हमारे पास डेट ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, सॉरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है अगर हमने रिलीज किया उसको रेस्ट इन द रीजन वेयर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इफ द टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, अच्छा उन्होंने पाथ ऑफ द पार्टिकल पूछा है, ठीक है, पार्टिकल को कहाँ लेके जाना है वो नहीं पूछा, पाथ ऑफ द पार्टिकल पूछा है, ठीक है। तो जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है वो कैसा हुआ, ठीक है, तो ये भी 2017 का क्वेश्चन है। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करती है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करती है एक केस में, जब जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगी, है ना। तो क्या इसके अंदर चीज़ है, अभी वो कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि वो उनको दो फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो दोनों चीज़ कांस्टेंट हैं। तो देखो जो हमारे पास लॉरेंस फोर्स के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो देखो V क्रॉस B उसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जो है V और B के अंदर का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो V और B के अंदर का एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, तो V भी साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0, तो यहाँ से जो FM है यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पाथ के अंदर प्रोवाइड कराती है, फिर किस पाथ के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव कराती है, वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगती हैं इकट्ठी किसी पार्टिकल के ऊपर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन देती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर पाथ देती है, तो इस तरह से जो मतलब जो पाथ है वो हेलिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर इन विच देयर इज अ करंट, अ फोर्स विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट विद द मोशन ऑफ द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ। वो कह रहे हैं कि अगर एक नेगेटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नज़दीक जिसके अंदर करंट है, ठीक है, तो फोर्स विल एक्ट ऑन अ टेस्ट चार्ज इन अ डायरेक्शन, और हम चाहते हैं कि जो फोर्स है वो इस तरह से एक्ट हो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कि वो उस पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पैरेलल हो जाए, ठीक है।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, हमें चार्ज पार्टिकल को किस तरह से मूव करवाना चाहिए। तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर पैरेलल चाहिए, यानी कि दोनों स्ट्रेट वायर्स के अंदर अगर पैरेलल करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और अगर एंटी पैरेलल करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि हमें तो पैरेलल चाहिए दोनों करंट, और नेगेटिव चार्ज और लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक दूसरे के पैरेलल चाहिए। तो फिर क्या है, हमें जो चार्ज पार्टिकल को इस तरह से मूव कराना चाहिए, कौन से डायरेक्शन मूव कराना चाहिए, टुवर्ड्स द वायर या अवे फ्रॉम द वायर। टुवर्ड्स द वायर कराना चाहिए ना, ताकि अट्रैक्टिव फोर्स दिखे। तो टुवर्ड्स द वायर कराना चाहिए, मतलब अट्रैक्ट हो रही है मतलब एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टुवर्ड्स द वायर, तो ही वो पैरेलल होगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास है लिस्टेड बिलो द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इनकरेक्ट। तो देखो ये भी 2017 के पेपर में आया हुआ है कि देखो डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू रो बी वेक्टर डिवाइड बाई रो टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है तो हमारे पास ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होंगी। तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट अगर करें, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम इनको काट भी दें तो फिर भी वो नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो नॉर्थ से निकलती है तो साउथ के अंदर उसने टर्मिनेट होना ही होना है, इररिस्पेक्टिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वो मोनोपोल में एग्जिस्ट करती है ना। सोर्स चार्ज जरूर, उसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती रहती है ना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाए, कि अगर नॉर्थ अकेला हो जाए और साउथ अकेला एग्जिस्ट कर जाए तो कौन सी इक्वेशंस जो है हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखो मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते, वो तो फोर्थ इक्वेशन का ही रिजल्ट था, तो वो तो गलत होगी। तो सेकेंड भी हमारे पास गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो यहाँ सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव a cube has a constant electric potential V on its surface. If there is no charge inside the cube, the potential at the center of the cube is, potential at the center of the cube कितना होगा। तो देखो हमारे पास इसको पिछली बार हमने पॉइजन इक्वेशन से देखा था, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, तो अगर वी कांस्टेंट है, इसको देखने का एक और मेथड है कि लाइक अगर हम इसको चेक करें अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वो कह रहे हैं कि इनसाइड जो सरफेस है वो चार्ज है ही नहीं, ठीक है, इनसाइड सरफेस अगर चार्ज नहीं है तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से माइनस डी वी बाई डी टी समथिंग है ना, डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी टी, या फिर ई इज इक्वल्स टू यू कैन से कि माइनस डेल यू सीधा ही है ना, माइनस डेल वी है ना, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, यानी कि माइनस डेल वी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है। तो किसी चीज़ का डेरिवेटिव अगर 0 हो जाता है तो वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है ना, वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल सेंटर ऑफ द क्यूब में जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो वी ही रहेगा। फिर इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो वी ही रहेगी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी। या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये अगेन हमारा वही कॉम्यूटेटर वाला जो टॉपिक है वो इस बार नहीं है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कॉम्यूटेटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन सा अप्लाई होएगा फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉम्यूटेटर एजेक्स फॉर द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन इज दिस। तो वो देखो कॉम्यूटेटर दे रखा है, वो कह रहे हैं हैमिल्टोनियन की वैल्यू इसके अंदर ये है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसको क्या है हम थोड़ा बहुत शफलिंग कर देंगे, कैसे सेटल कर देंगे, 1/2m बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इन दोनों के ऊपर लगाओ, इन दोनों के ऊपर लगाओ। अगर ए बी जो है कंप्यूट करें तो ओ ए बी माइनस बी ए समथिंग है ना, ऐसा कुछ होता है। तो सिमिलर इसको भी ऐसे खोल दो, इसको भी ऐसे खोल दो, और जो हमारे पास क्या है नीचे जाके जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, लाइक इसका ए पार्ट आ रहा है आंसर। ठीक है,
19th का जो है वो ए पार्ट आंसर आ रहा है। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी है, तो यहाँ इस वजह से मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, और खैर ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है इस बार, तो रिस्क वाली बात नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर, क्वांटम मैकेनिक्स का ही टॉपिक है ये। तो a particle of energy E less than V naught is instead on a step potential of the height V naught, let K इतना है, K डैश इतना है। तो देखो वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि K और K डैश की वैल्यू देती, बट ये कैलकुलेशन अगेन बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे केसेस हमें डायरेक्टली याद रखने हैं कि ये पार्टिकल जिसकी एनर्जी जो है वो स्टेप पोटेंशियल से लेस वाली एनर्जी है, स्टेप बैरियर से लेस वाली एनर्जी है, वी नॉट से लेस वाली एनर्जी है। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की वैल्यू बताओ, और के और के डैश की वैल्यू दे रखी है। के और के डैश की वैल्यू को यूज़ करके ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करना है। इसके अंदर क्या करना है, जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब उसके स्पेशल केसेस ही अगर हम याद कर लें तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस। तो R इक्वल्स टू 1 होता है उस केस के अंदर जब एनर्जी जो है लेस देन स्टेप पोटेंशियल होती है, उस केस में रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 1 होता है और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट 0 होता है। तो K1 और K2 की वैल्यू पुट नहीं करना है हमें, सीधा डायरेक्टली जो है उनके केसेस की वैल्यू याद रखो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Next we have the energy levels of the hydrogen atom are given in terms of the principal quantum number and the positive constant A by the expression। हमें पता है कि जो एनर्जी है वो उसकी वैल्यू -18.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट ले लें एक, तो वो कुछ इस पैटर्न कैसा बनाएगा, तो ठीक है, तो वो पैटर्न सी जैसा बनाएगा, है ना, बाय द एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन से हम दे सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। Next we have the eigen functions for a rigid dumbbell rotating its center dependence on the xi phi is equals to, ये हमारे पास पर्टिकुलर xi की वैल्यू गिवन है। क्वांटम नंबर ए इज कॉन्स्टेंट, द फॉलोइंग विल बी प्रॉपर्टी नॉर्मलाइज द आइगन फंक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ पे ये आइटा है, 1 नहीं है, ये आइटा है, आइटा m फाई, ठीक है। तो यहाँ अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है हमारे पास, वैसे तो वो -∞ से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो फाई है, फाई का एंगल हमारे पास 0 से 2 पाई बनेगा, है ना। तो जाई फाई या जाई एक्स, ठीक है, फिर उसका कॉन्जुगेट, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लिख के बताती हूँ। अगर हम फाई एंगल लेते हैं, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट डी एक्स या फिर डी फाई, अगर यहाँ पे फाई है तो, है ना, इज इक्वल्स टू 1। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या है, 0 से पाई हमारे पास क्या है, ए आइटा एम फाई, और उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आइटा की जगह माइनस आइटा एम फाई आ जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये आइटा एम फाई आ जाएगा। उसके बाद डी फाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों तो क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस के एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या रहेगा, 0 से 2 पाई ए स्क्वायर डी फाई इज इक्वल्स टू 1। तो क्या है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लाइक यहाँ पे जो फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। लिमिट्स क्या है, 0 से 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर 2 पाई इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ए इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ऑफ 2 पाई। ये हम 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 बाई रूट ऑफ 2 पाई। या नेक्स्ट है हमारे पास, इफ xi is a normalized wave function of solution of Schrödinger wave equation, Q is the operator corresponding to physical observer। जिससे देखो हमारे पास जो x है उसका ऑपरेटर वैसे नॉर्मली अगर होता है तो वो x होता है, जो मोमेंटम है उसका जो ऑपरेटर होता है माइनस h कट करली बाई करली x समथिंग होता है। अगर एनर्जी है तो उसका ऑपरेटर आइटा h कट करली बाई करली x होता है। सिमिलरली यहाँ पे ना उन्होंने दे रखा है कि जो हमारे पास Q जो है वो ऑपरेटर है टू द फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी x, उसका लिए ऑपरेटर दे रखा है। द क्वांटिटी में भी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन। तो देखो हमारे पास क्या होता है, जाई स्टार एक्स जाई, कोई भी वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट और उसके बीच में एक कोई भी x आ गया, y हो गया, पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, तो वो क्या होता है, उसकी मीन वैल्यू को बताता है, और यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बताती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बताता है जब हम ऐसे लिखते हैं। तो क्वांटिटी में भी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये फॉर्मूला है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और यू कैन से कि मीन वैल्यू ऑफ समथिंग, क्योंकि वो जो है वो x का ऑपरेटर है तो वो मीन वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए आता है।
ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है या फिर मीन वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन मीन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। या अभी नेक्स्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर विद अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ एच कट के, that is an eigenfunction that describes the particle moving in a free space of momentum, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये भी हम जो है 2017 के क्वेश्चन पेपर के अंदर कर चुके हैं, तो हमें पता है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये इसका सोल्यूशन आप 2017 के पेपर के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं, या फिर क्या है इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखो, करली बाय करली एक्स, जो इसका जो आइगन वैल्यू हमारे पास वो एच कट के ही आएगी, ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। या नेक्स्ट हमारे पास है द वेव फंक्शन ऑफ द आइडेंटिकल फर्मियंस इज एंटीसिमेट्रिक अंडर द पार्टिकल इंटरचेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे जो है किसने बताया था हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में, एक तो यहाँ पे देखो फर्मियंस दे रखे हैं और एक यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक दे रखा है, तो वो सब चीज़ें जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें बताया था फर्मियंस के बारे में स्पेशली, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर फर्मियंस आ गया और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहे हैं किसने बताया था, तो डैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर श्योर, ठीक है, तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था, या इसका करेक्ट ऑप्शन फिर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें रिगार्डिंग योर पेपर्स, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।